Okay, welcome back to Sanjay Pandey classes. My name is Shailendra Dwivedi. I teach physics for JEE Mains, NEET, 11th and 12th फाउंडेशन. तो जो बच्चे क्लास 12 में अभी एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो एडमिशन करा लें. और अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. जो बच्चे अगर एडमिशन कराएंगे तो उनका हम एक्स्ट्रा क्लास लेकर के फिर से रिवीजन करा देंगे. तो आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 5, जिसमें गॉस थ्योरम की प्रूविंग करने जा रहे हैं. गॉस थ्योरम आप लोग जानते हैं क्या होता है. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस, है ना. दैट इज हम कह सकते हैं क्या, फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0. यही है गॉस थ्योरम. और आज इसी की हम लोग करेंगे क्या, प्रूविंग. ये कैसे प्रूफ होगा, इस बात को प्रूफ करेंगे, ठीक है ना. तो जो गॉस थ्योरम है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड है. किसके लिए वैलिड है, क्लोज सरफेस के लिए. जब कोई चार्ज गिवन हो और वो चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर बंद हो, क्या हो, किसी क्लोज सरफेस के अंदर बंद हो, तो उस सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है. फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. क्लियर, यही होता है फ्लक्स का मतलब. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हम एक चार्ज लेंगे पॉइंट O पर प्लस Q. कितना चार्ज, प्लस Q. और इस चार्ज को हम क्या करेंगे, एक क्लोज सरफेस में हम एक स्फीयर के अंदर बंद करेंगे इसे. अगर क्लोज सरफेस लेंगे तो कैसा लेंगे हम, किस शेप का, स्फीयर शेप का हम क्लोज सरफेस लेंगे. और ये चार्ज कुछ इस तरह से है कि ये चार्ज उस स्फीयर के सेंटर पे है. कहाँ पे है, मतलब स्फीयर ये इधर उधर कहीं नहीं है, कहाँ पे है, हाँ स्फीयर के सेंटर पे है. तो मैं यहाँ से r डिस्टेंस, इसका रेडियस मान लेते हैं. मतलब ये जो रेडियस है वो हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल R. और मैं इसको क्या करता हूँ, एक स्फीयर के अंदर बंद कर देता हूँ. इस स्फीयर का रेडियस कितना है, हाँ कैपिटल R रेडियस है इस स्फीयर का. क्लियर. तो ये स्फीयर क्या है, 3D है. आप सबको पता है स्फीयर कैसा होता है, 3D, 3 डायमेंशनल पिक्चर होता है ये. तो ये स्फीयर के अंदर बंद है, लेकिन यहाँ पे आपको सर्कल नज़र आ रहा है, तो सर्कल मत समझिएगा. क्या समझेंगे इसे, स्फीयर ऐसे जैसे फुटबॉल होता है उस तरीके से. उसके सेंटर पे हमारा क्या है, चार्ज है. सेंटर पे क्या है, चार्ज है. ठीक है. क्या हो कैमरा, एनी प्रॉब्लम, ठीक है. ओके चलिए. तो चार्ज कहाँ पे है, सेंटर पे है. तो बताओ इसके सराउंडिंग क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस साइड भी, चारों तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना. तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इमेजिनरी लाइन से, बोलो. और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकालने का जनरल फार्मूला होता है वो फाई इक्वल टू EA cos थीटा, बोलो यही होता है, EA cos थीटा. तो हम पहले क्या करेंगे, हमें फ्लक्स ही निकालना है पूरे क्लोज सरफेस से. तो क्या करते हैं, इसमें हम एक इसका छोटा सा पार्ट ले लेंगे. क्या ले लेंगे, इसका छोटा सा पार्ट ले लेते हैं. क्लियर. इसी स्फीयर का, मान लो ये स्फीयर था ऐसा है, उसमें छोटा सा हमने पार्ट ले लिया. उसका एरिया क्या है, DA है. क्या है एरिया, DA. और याद रखना बच्चों, जो स्फीयर का कोई भी पार्ट लेंगे, कोई भी एरिया लेंगे,
अगर उसमें डायरेक्शन लेंगे एरिया वेक्टर, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। बोलो होगा ना? तो ये परपेंडिकुलर किधर होगा? कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये है एरिया वेक्टर डी ए। क्लियर? और जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो हमेशा रेडियस के डायरेक्ट अलोंग होगा। किसके अलोंग होगा? ठीक है ना? एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर पे या स्फीयर पे परपेंडिकुलर है तो वो कहाँ से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर लेते हैं एरिया वेक्टर तो वो कहाँ से पास करेगा? सेंटर से। क्लियर है ना? तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर और रेडियस के अलोंग होगा। मतलब रेडियस से ऊपर नीचे नहीं रहेगा। आप कहीं पर पार्ट, यहाँ भी पार्ट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ कहीं पर भी पार्ट ले लो, छोटा सा एरिया, अगर एरिया वेक्टर लेते हो परपेंडिकुलर तो वो कहाँ से पास करेगा? सेंटर से। मतलब रेडियस के अलोंग रहेगा, उसका जो वेक्टर आप ड्रॉ करोगे। क्लियर है? अच्छा, इस प्लस क्यू चार्ज कारण अगर इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेता हूं क्या है? कैपिटल ई, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसी पॉइंट पर, जो ये सरफेस है उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? कहोगे पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा, दूर भागेगा, है ना? तो किधर होगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, वेक्टर ई। क्लियर? तो याद रखना, स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या होते हैं? सेम डायरेक्शन में होते हैं। क्या होते हैं? तो क्या हम इतने से फ्लक्स कितना पास कर रहा है वो निकाल सकते हैं? बोलो, निकाल सकते हैं? छोटा सा एरिया है तो छोटा सा फ्लक्स मिलेगा ना, बहुत कम फ्लक्स मिलेगा। तो मैं लिखूंगा क्या कि फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया डी ए डी फाई ई। बोलो, यही लिखेंगे ना? छोटे के लिए क्या लगाते हैं? डी लगाते हैं, डी फाई ई। और ये होगा वेक्टर ई डॉट डी ए। बोलो, यही होगा ना? वेक्टर ई डॉट, ये पढ़े है ना आपने? पढ़ रखा है। अब ये कितना होगा? ई ए कॉस थीटा, यानी ई डी ए कॉस थीटा। तो थीटा कितना होगा यहाँ पे? हियर थीटा कितना होगा? 0 डिग्री है। थीटा क्या है? 0 डिग्री। तो ई ए कॉस 0 डिग्री। तो फ्लक्स कितना आएगा? डी फाई ई डी ए। बोलो, आएगा? इसको बना डाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर है? वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट कर सकते हो यहाँ तक। देखिए, आपने एक इस इमेजिनरी स्फीयर का छोटे से पार्ट से फ्लक्स निकाल लिया। अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो पूरे स्फीयर से निकालना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? ऐसे एक छोटा यहाँ से लिया है तो एक छोटा इसके सिमेट्रिक यहाँ ले सकते हैं, तो उससे भी फ्लक्स कितना पास करेगा? इतना ही। और उतना ही एरिया हम इस साइड ले लें तो वहाँ भी फ्लक्स निकाल लें, यहाँ एरिया ले लें, वहाँ से फ्लक्स निकाल लें, फिर यहाँ एरिया लें, यहाँ एरिया लें। सब छोटे छोटे पार्ट से क्या करें? हम फ्लक्स निकालें और सबको ऐड कर दें तो पूरे स्फीयर से फ्लक्स मिल जाएगा। बोलो यस और नॉट? मिल जाएगा ना? लेकिन इतना लंबा प्रोसेस करने से फ़ायदा क्या है भाई? छोटे छोटे पार्ट से अलग अलग फ्लक्स निकालोगे, फिर ऐड करोगे। सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है, अगर सब सिमेट्रिक है एक दूसरे के तो क्या करेंगे? किसी एक से निकाल करके उसका हम क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें। क्या कर दें? तो अपने आप जो है सॉल्व हो जाएगा। ये अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे जहाँ तक लगता है ना? तो क्या करेंगे? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड spherical surface will be क्या होगा? फाई इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन डी फाई ई, बोलो सही है। यहाँ क्लोज लगाने का मतलब क्या है मालूम है? क्लोज सरफेस है ना, तो इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब डी फाई की वैल्यू क्या है? ई डॉट डी ए, यहाँ रख देंगे, बोलो रख देंगे ना, ई डॉट डी ए, यानी ई डी ए आया हुआ है। ई कांस्टेंट बाहर कर लेंगे तो फ्लक्स कितना मिलेगा हमें? ई इंटीग्रेशन डी ए, और इंटीग्रेशन डी ए मतलब छोटे छोटे एरिया का सम, तो पूरे स्फीयर का एरिया मिल जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हो E इंटू 4 पाई, एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर इतनी बात? अब ध्यान दो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसकी वैल्यू कितनी होगी इस चार्ज के कारण? ये है पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला मैंने आप लोग को सिखाया है कि नहीं सिखाया? पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? KQ बाई आर स्क्वायर, बोलो होता है कि नहीं होता? तो बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? KQ बाई आर स्क्वायर, बोलो होता है। इस K की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं ना, दोनों का सेंस एक ही है, वैल्यू सेम होती है, इसके प्लेस पे हम ये पुट कर सकते हैं। और R के प्लेस पे कैपिटल R रखेंगे यहाँ पे, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहाँ पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो बाई इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्लक्स फाई ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई के प्लेस पे ये रखेंगे, इस ई के प्लेस पे ये पूरा रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई, मिक्स ना हो ये थोड़ा सा, फ्लक्स फाई ई 4 पाई आर स्क्वायर से ये मर गया है ना, 4 पाई से 4 पाई भी मर गया, क्या बचा? वही बचा ऊपर वाला जो प्रूफ करना था, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो प्रूफ हो गया ना, यही है कॉन्सेप्ट। तो वीडियो स्टॉप करके नोट करिए आप सभी। अब हम करेंगे इसको इरेज और चलेंगे किधर? एप्लीकेशन की तरफ, ठीक है ना। तो कितने एप्लीकेशन है इसके? 3। तो हेडिंग लगाए बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, कुछ भी आप लगा सकते हो हेडिंग, चाहे गॉस लॉ कहिए, गॉस थ्योरम कहिए, गॉस का रूल कहिए, सब एक ही बात है ना। एप्लीकेशन में फर्स्ट नंबर आपका एप्लीकेशन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली वायर कह लीजिए, लॉन्ग क्या कहें, चार्ज इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर, वायर मतलब कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर। इनफाइनाइटली है, स्ट्रेट है और क्या है? वायर है। वायर का मतलब तार है ना। तार किसका बना होता है? कंडक्टर का। कंडक्टर बोले तो मेटल, कॉपर, एल्यूमिनियम है ना। तो इसके कारण हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे गॉस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। कौन सा थ्योरम? गॉस। तो देखो ये आपका है क्या? एक स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब बहुत लंबा है, और जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड
निकाल रहे हो वो डिस्टेंस, जैसे मान लो ये चार्ज वायर है तो हम इसको चार्ज दिया है प्लस 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 प्लस, है ना, सब जगह प्लस है ना, तो पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। ये गिवन है, क्या गिवन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये गिवन कितना है, लैम्डा इज लैम्डा, ये लैम्डा है। और हमने आपसे कहा कि यहाँ से, ये मिड पॉइंट से नहीं, कहीं से भी, यहाँ से थोड़ी दूर एक पॉइंट है P, यहाँ पे इस पॉइंट पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और ये डिस्टेंस हमने मान लिया कितना है, R है। तो इस डिस्टेंस के कंपेयर में ये लेंथ बहुत ज़्यादा है ना। इस डिस्टेंस के कंपेयर में इसका लेंथ बहुत बहुत ज़्यादा है ना। तो हम क्या कहेंगे, ये वायर कैसा वायर है, इनफाइनाइटली वायर है, स्ट्रेट है, मतलब सीधा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, स्ट्रेट है ना, सीधा है, स्ट्रेट वायर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, है ना। तो जब भी गॉस थ्योरम अप्लाई करना हो, क्या अप्लाई करना हो, गॉस थ्योरम, तो इमेजिनरी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज को बंद करना चाहिए। किसको बंद करना चाहिए, चार्ज को एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस के अंदर बंद करना चाहिए। अब चार्ज कहाँ है, यहाँ पे चार्ज तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, मतलब पूरे वायर को बंद करना पड़ेगा। अगर जब पूरे वायर को बंद कर देंगे तो पॉइंट P भी अंदर आ जाएगा, लेकिन हमें ये पॉइंट P है ना, चार्ज से कितना दूर है, R, ये बंद नहीं होना चाहिए, ये सरफेस पर ही रहे या सरफेस के बाहर रहे, चलेगा, ठीक है ना। तो जो सरफेस लेंगे आप, उसके सरफेस पर ये पॉइंट P होना चाहिए। तो क्या मैं इस वायर को, पूरे वायर को तो नहीं बंद कर सकता, है ना। अगर मैं पूरे वायर को बंद कर दूंगा तो इनफाइनाइटली का मतलब ही नहीं निकलेगा ना, है कि नहीं, इनफाइनाइटली का मतलब ही नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे, इसके कुछ पोर्शन का हम चार्ज निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने कहा यहाँ से यहाँ तक का जो ये लेंथ है, इसमें कितना चार्ज है मैं बता सकता हूँ, और उसको क्लोज सरफेस के अंदर बंद कर सकता हूँ, है ना। तो कैसे बता सकते हैं, आप यहाँ से यहाँ तक का लेंथ नाप लीजिए, लंबाई नाप लीजिए कितना लंबा है। तो मैंने कहा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ है वो L है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है, L है। कितना लेंथ है, L लेंथ, क्लियर है ना। ये लेंथ कितना है, L। अब इस L लेंथ वाले वायर में कितना चार्ज है बता सकते हो, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज इन वायर ऑफ लेंथ L कितना होगा भाई। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है, लैम्डा। तो L लेंथ में चार्ज कितना होगा, L इंटू लैम्डा, यानी Q हो जाएगा लैम्डा इंटू L। मतलब हमको इतना चार्ज बंद करना है, कितना, लैम्डा L चार्ज बंद करना है। अब कैसे बंद करेंगे, क्या इसको हम स्क्वायर में बंद कर सकते हैं, नहीं बंद हो पाएगा। क्यूब में बंद कर सकते हैं, यस बंद कर सकते हैं, बोलो, क्यूब में बंद कर सकते हैं ना, लेकिन क्यूब से हमारा कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसे क्लोज सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर बंद करेंगे। सिलेंडर कैसा होता है, क्लोज होता है, चारों तरफ से बंद होता है, इधर से भी पैक, इधर से पैक, इधर से पैक। तो मैं क्या करूँगा, आर रेडियस का, इतने रेडियस का क्या करेंगे, सिलेंडर लेंगे, और जिसका लेंथ कितना होगा, L लेंथ,
और इतने वायर को मैं क्या करूँगा, क्लोज करूँगा। तो कैसे क्लोज करूँगा, देखिए यहाँ से इमेजनरी क्लोज सरफेस को दिखाएंगे डॉट डॉट से, इमेजनरी इतना रेडियस आर है तो इधर भी रेडियस आर यहाँ से है ना, ऐसे ये रेडियस आपका है। देखो बंद हो गया ना, बोलो बच्चों बंद हुआ। देखो ये वायर बंद हो गया, नहीं बंद हो गया, कितना बंद हुआ वायर, एल लेंथ का। तो सिलेंडर का लेंथ कितना है, एल लेंथ, उसके अंदर चार्ज कितना है, लैम्डा एल। अब बताओ इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, निकाल सकते हो किस थ्योरम से, लगा लोगे ना। तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू इमेजिनरी सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर कितना पास करेगा, फ्लक्स फाई इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। तो नेट चार्ज कितना है, लैम्डा एल, तो लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न, बोलो हमने फ्लक्स निकाल लिया ना। फ्लक्स कैसे निकाला, इस सिलेंडर से गॉस थ्योरम लगा दिया, बहुत ही आसानी से निकल गया ना फ्लक्स। अब क्या करेंगे, ये तो फ्लक्स हमने गॉस थ्योरम का यूज़ किया है, बोलो यूज़ किया ना, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन है। और जब उसी का एप्लीकेशन है तो वो तो जाहिर सी बात है कि उसका तो यूज़ करना ही पड़ेगा हमें। एक फ्लक्स निकालने का फार्मूला और है, पढ़ा है ना वो, फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई। क्या यहाँ पे हम लगा सकते हैं, उसका यूज़ यहाँ पर इस सिलेंडर के लिए कर सकते हैं, यही फ्लक्स निकालने के लिए। इतना ही फ्लक्स निकालने के लिए क्या हम उस फार्मूले का यूज़ कर पाएंगे, सोचिए, कर सकते हैं ना। तो पहले क्या काम करेंगे, इस वाले जो सिलेंडर हमारा जैसे होता है, तो यहाँ वाला जो पोर्शन है इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो निकालेंगे, इस साइड से कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो निकालेंगे, और जो ये कर्व्ड सरफेस है पूरा, इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो निकालेंगे, है ना। तो ये निकालना मुश्किल है ई डॉट ए से, क्योंकि इसका एरिया हमें भी नहीं पता चला है कितना एरिया है ना। तो करेंगे क्या, इसका छोटा सा पार्ट लेंगे, एक छोटा सा पार्ट लेंगे, छोटे छोटे पार्ट से फ्लक्स निकाल करके सारे पार्ट्स को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, तो इस वाले कर्व से हमें फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक, वो फ्लक्स और प्लस यहाँ का फ्लक्स प्लस यहाँ का फ्लक्स ऐड कर देंगे, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा इस इमेजनरी सिलेंडर से। बोलो फील आ रहा है इसका, दिमाग में बैठ रहा है पिक्चर, इसका माइंड में क्लियर हो रहा है ना अच्छे से। मतलब एक सरफेस ये बन गया, एक सरफेस ये बन गया, और एक सरफेस ये वाला बन गया, कर्व सरफेस। कितने सरफेस बन गए, 3 सरफेस, और तीनों से क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे और फ्लक्स को ऐड करेंगे। वो फ्लक्स जो आएगा, टोटल फ्लक्स, वो इस फ्लक्स के बराबर होगा। बोलो होगा ना भाई, फ्लक्स तो हमने निकाला, एक तो गॉस थ्योरम से निकाल लिया, अब इतना ही फ्लक्स किससे निकालेंगे, एक जनरल फार्मूले से जो पढ़ा रखा है हमने, है ना। बोलो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हम पहले करेंगे एक छोटा सा पार्ट, इसको हम मानते हैं सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस मानते हैं S1। क्या मानते हैं, S1। ये है पॉइंट चार्ज है ना यहाँ पे, इसके कारण यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान दो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो इस पॉइंट पर ये जो सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी, है ना। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अवे फार होगा, यहाँ पर भी अवे फार होगा। बोलो, यहाँ पर भी क्या होगा, अवे फार। बोलो सही है, क्लियर है। इस साइड भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा अवे, यहाँ भी अवे होगा, क्लियर।
ये डिस्टेंस कितना है, ये भी r है, ये कितना है r है, ये भी कितना है r, ये रेडियस r, ये भी रेडियस है ना। इस बात से एग्री हो? ओके। अब क्या करेंगे, जो कर्व वाला सरफेस है इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे जिसका एरिया क्या मानेंगे dA। तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर किधर होगा, इसी के डायरेक्शन में, बोलो होगा ना भाई। कर्व जहाँ भी रहेगा वहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होगा, रेडियस के अलाउ रहता है। तो यहाँ पर रेडियस है कि नहीं है, क्लियर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, क्लियर है। तो यहाँ से फ्लक्स निकालेंगे हम पहले सरफेस से। ऐसे ही हम इस वाले से क्या निकालेंगे, फ्लक्स। तो पहले इसका भी एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। चलो छोटा सा पार्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट है। बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर ऊपर रहेगा, बोलो रहेगा ना। एरिया वेक्टर dA ऊपर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, यहाँ से ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E हम मानते हैं, जो भी रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ऐसे यहाँ भी छोटा सा पार्ट लोगे, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, नीचे की तरफ, वेक्टर dA। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इससे अवे होगी पॉजिटिव चार्ज से। तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पे, 90 डिग्री बनेगा, बोलो क्लियर है। तो क्या काम करेंगे, ऐसे इससे फ्लक्स निकालेंगे, समझो ध्यान से। इससे छोटे वाले से फ्लक्स निकालेंगे, छोटे छोटे पार्ट से फ्लक्स निकाल के इसका हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसके भी छोटे छोटे फ्लक्स निकाल के ऐड कर देंगे, और इसके छोटे छोटे फ्लक्स निकाल करके ऐड कर देंगे। तो इस कर्व से फ्लक्स मिल जाएगा, इससे फ्लक्स मिल जाएगा, और इससे फ्लक्स मिल जाएगा। तो अब छोटे छोटे पार्ट का निकालने से अच्छा किसी एक का इंटीग्रेट कर देते हैं तो आ जाता है ना। मतलब इस वाले फ्लक्स का क्या कर दें, हम इंटीग्रेट कर दें, है ना। इस वाले फ्लक्स का, इस यहाँ से फ्लक्स मैं मानता हूँ कितना है, φ1, कितना है, φ1। इससे कितना फ्लक्स है, φ2। इतना यहाँ से कितना फ्लक्स है, φ3। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब φ1 के प्लेस क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन E डॉट dA, किसके लिए, S1 वाले के लिए, है ना, पहले सरफेस के लिए, प्लस इंटीग्रेशन E डॉट dA S2 वाले के लिए हो जाएगा। ये वाला S2 है आपका, है ना, ये क्या है, S2 है, ये S3 सरफेस है, ये वाला। E डॉट dA S3 सरफेस के लिए। तो पहले वाले सरफेस के लिए अगर हम E डॉट dA के बीच का एंगल देखें तो यहाँ पे कितना है, थीटा। यहाँ थीटा कितना है, 0 डिग्री। यहाँ थीटा कितना है, 90 डिग्री। यहाँ थीटा कितना है, 90 डिग्री। क्लियर बच्चों। तो यहाँ से ये कितना होगा हमारा, E dA cos 0 डिग्री सरफेस S1 वाले केस में, E dA cos 90 डिग्री S2 केस में, E dA cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री मतलब 0, ये 0, मतलब यहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, यहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। तो फ्लक्स किससे पास करेगा, सिर्फ कर्ड वाले सरफेस से। मतलब इस वाले से फ्लक्स नहीं पास करेगा, इस वाले से पास नहीं करेगा, सिर्फ इससे फ्लक्स पास करेगा। क्लियर। तो ये 0 हो जाएगा पूरा, ये 0। E कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, ये 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन dA किसका, सरफेस S1 का, यही आएगा टोटल फ्लक्स फाई E। क्लियर, इतना आएगा। अब इंटीग्रेशन dA मतलब इस वाले कर्व, इस वाले जो कर्व सरफेस है उसका एरिया। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 पाई RH से। वेरी गुड। तो यहाँ H कितना है, L। तो यहाँ क्या रख देंगे, 2 पाई RL रख देंगे। तो फाइनली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई RL, ये हमारा फ्लक्स आ जाता है। इक्वेशन नंबर इसको क्या बना देंगे,
सेकेंड। क्लियर? ये फ्लक्स और ये फ्लक्स क्या है, आपस में बराबर है। भाई ये तो हमने गॉस थ्योरम से फ्लक्स निकाला था, और ये जो फ्लक्स निकाला वो हमने E डॉट डी ए का यूज करके अलग अलग सरफेस के लिए निकाल दिया। तो हमने ये क्या पाया कि इस वाले सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा है, क्योंकि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। इस वाले सरफेस से एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो कोई फ्लक्स नहीं पास करेगा। तो किससे फ्लक्स पास करेगा? कर्व्ड सरफेस वाले से। तो उसका एरिया कितना होगा? 2 पाई आर एल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम डायरेक्शन में है। तो आएगा E इंटू 2 पाई आर एल। ये टोटल फ्लक्स है इस सिलेंडर से, टोटल फ्लक्स। अब ये टोटल फ्लक्स और ये टोटल फ्लक्स क्या हो जाएंगे? बराबर। क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो मैं यहां पे इसको शो कर रहा हूं, फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों बराबर होंगे। तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो आया कि नहीं आया? बराबर कर दिया ना, L से L मर गया, 2 पाई आर डिवाइड कर दो, है ना। तो E कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यही फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर के लिए। यही प्रूविंग है ना? कितना इजी है ना, सब लॉजिक के तहत है। तो वीडियो स्टॉप करके आप लोग इसे नोट करिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्ट्रेट वायर कितना हुआ? E इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड है किस पर? लेमडा पर, डायरेक्टली डिपेंड है, और इनवर्सली डिपेंड किस पर है? डिस्टेंस पे। इसका मतलब यहाँ से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? घटेगी। नज़दीक आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है ना। तो ग्राफ चेक कर लेते हैं इसका। तो ग्राफ कैसा होगा? E और R के बीच ग्राफ, ये डिस्टेंस लिया हमने इस साइड में, और यहाँ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ग्राफ कैसा होगा? ये कर्व शेप में, है ना। E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। और इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर क्या? थर्ड। और थर्ड को हम मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा। इक्वेशन थर्ड कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज E इक्वल टू, क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बाई आर। बोलो गलत है कि सही है? भाई 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, वही मिलेगा हमको, है ना। तो हमने उस चीज़ को कुछ ऐसा लिख दिया, है ना। तो ये भी फार्मूला अगर कहीं लिखा है तो गलत नहीं है। और इसको आप के लिख सकते हो, सिर्फ के, और E इक्वल टू के 2 लेमडा बाई आर। तो ये भी फार्मूला होता है। तो हम लोग कंपटीशन में क्या करते हैं? ये वाला फार्मूला याद रखते हैं, 2 के लेमडा बाई आर डायरेक्टली। क्लियर? इस स्ट्रेट वायर के लिए जब भी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो 2 के लेमडा बाई आर, 2 पहले हो जाता है, के बाद में 2 के लेमडा बाई आर दिया रहेगा, लेमडा दिया रहेगा, के की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। तो ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। और अब हम चलेंगे सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ। एरेज करें, नोट कर लीजिए फास्ट। इस साइड हम इरेज कर रहे हैं ना, उसको नोट कर लीजिए। उसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। और ग्राफ ये बना लीजिएगा E और R के बीच में, इस स्ट्रेट वायर के लिए।
तो जो बच्चे फिर से एडमिशन लेना चाह रहे हैं क्लास 12 में, आना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9415614156, है ना। चलिए सेकंड नंबर, तो सेकंड एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, कोई इनफाइनाइटली प्लेन शीट है ना, वो चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका प्रूविंग, डेरिवेशन, फार्मूला सब सीखेंगे यहाँ पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। गॉस थ्योरम का जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग है ना। प्लेन शीट मतलब पतली सी मेटल की कोई शीट हो, चादर, है ना, कुछ इस टाइप का। क्लियर। ये पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज कितना है ये नहीं दिया है, इनफाइनाइटली, तो चार्ज कोई लिमिट थोड़ी होगा, है ना। इनफाइनाइटली शीट है तो चार्ज कितना है वो लिमिट नहीं है इसमें। हाँ, एक चीज़ इसमें दिया रहेगा, इसमें लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी, मतलब एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया आपको दिया है इसमें। क्या गिवन है? चार्ज पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया मतलब यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, और उसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है। और मैंने कहा इस शीट से आर डिस्टेंस दूर, यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है, आर, ये पॉइंट है पी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। क्या बतानी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ना। चलो, पॉजिटिव चार्ज है तो कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, उसका डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज से अवे फार, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इस साइड होगी, अवे फार होगी। ठीक है ना। अगर इतना ही दूर इस साइड जाए, पीछे की तरफ, आर डिस्टेंस, यहाँ पी डैश, ये डिस्टेंस कितना है? आर है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। भाई ये डिस्टेंस सेम है, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम ही होगी ना। तो हम सेम मान के चल रहे हैं। क्लियर। बाद में कंक्लूजन क्या मिलता है वो बात की बात है। अभी के लिए हम ये मान चलते हैं कि ये अगर डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? सेम होगी। तो कैसे कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड? इस ई की वैल्यू यहाँ पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो निकालना है ना। तो क्या काम करेंगे? इसका एरिया तो नहीं पता है आपको, कितना एरिया है। तो मैं क्या करूँगा कि इस प्लेन शीट को क्लोज करना चाहूँगा किसी इमेजनरी सरफेस के अंदर। भाई गॉस थ्योरम लगाना है ना, तो पूरे शीट को तो हम क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइटली है। मतलब अगर ये शीट है, ये शीट इनफाइनाइटली मानते हो। कब इनफाइनाइटली? जो ये डिस्टेंस है आर ना, ये बहुत छोटा है इसके साइज कंपेयर में। चाहे लेंथ हो या ब्रेड्थ हो, वो लेंथ और ब्रेड्थ जो आर डिस्टेंस है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, उस आर डिस्टेंस कंपेयर में लेंथ और ब्रेड्थ बहुत ज़्यादा है। तो क्या कहेंगे? ये इनफाइनाइटली प्लेन शीट है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो इस पूरे प्लेन शीट को हम क्लोज नहीं कर सकते। अगर क्लोज करेंगे तो बहुत बड़ा इमेजनरी सरफेस बनेगा, है कि नहीं? बहुत बड़ा इमेजनरी सरफेस बनेगा।
और प्लस इसका एरिया नहीं पता है, कोई भी डायमेंशन नहीं दिया है, तब क्या करेंगे? अब एरिया अगर दिया होता तो एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड करके हम निकाल सकते थे ना, कुछ काम बन सकता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इसी प्लेन शीट का एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं हम, लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट। तो इसका एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जिसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना मान लिया? ए। अब इसमें कितना चार्ज है ये निकाल सकते हैं, बोलो। तो इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी is sigma, then amount of charge in area A will be कितना होगा? Q इक्वल टू, भाई ये जो सिग्मा है ना, ये यूनिट एरिया का चार्ज है। यूनिट एरिया मतलब 1, तो ए एरिया का चार्ज कितना होगा? ए इंटू सिग्मा, यानी सिग्मा इंटू ए, ये टोटल चार्ज आ जाता है। मतलब इस चार्ज को हम क्लोज कर सकते हैं ना। इसको किसी इमेजनरी सिलेंडर में, स्फीयर में हम बंद कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं, चारों तरफ से। तो बंद करना है तो इधर से भी सिलेंडर निकालेंगे और उसके पीछे से भी सिलेंडर निकालेंगे, तभी तो पूरा क्लोज होगा ये, है ना। तो यहाँ से लेकर पी तक, कहाँ से लेकर के पी तक, ये जो एरिया होगा वो एरिया भी ए होगा, बोलो। यहाँ का भी एरिया ए, और उतना ही हम क्या करेंगे? आर पार, बिल्कुल इसके यहाँ तक, बिल्कुल आर पार। ये भी एरिया कितना होगा, बोलो? एरिया ए होगा। तो ये वाला जो सरफेस है ये अब बंद हो गया इस सिलेंडर के अंदर, बोलो बंद हुआ। तो अब इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, इस इमेजिनरी सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, टोटल फ्लक्स, वो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? किस थ्योरम से? पहला तो हम क्या करेंगे इसमें? पहला काम ये करेंगे कि हम गॉस थ्योरम लगा के बड़ी आसानी से इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें टोटल चार्ज मिल गया कितना है कि नहीं? तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर कितना होगा? फाई ई इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज कितना है? सिग्मा ए, बोलो है कि नहीं है? इक्वेशन नंबर 1। पहला काम किया हमने, गॉस थ्योरम लगा करके फ्लक्स निकाल लिया। अब फ्लक्स निकालने का एक तरीका और है, फाई इक्वल टू ई डॉट ए वाला फार्मूला पढ़ा है ना, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो पहले क्या काम करेंगे, इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो निकाल लेंगे। इससे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है। एरिया वेक्टर भी किधर होगा, इधर ही होगा, बोलो होगा। अब जो कर्व सरफेस है, अगर उसका हम बात करें तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कर्व सरफेस पे, इसका एरिया वेक्टर डी ए ऊपर होगा, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इधर होगी। तो कितना एंगल बना? तो इससे फ्लक्स पास करेगा? नहीं करेगा। इससे फ्लक्स पास करेगा ना। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर ही होगा, क्लियर। तो इससे फ्लक्स पास करेगा, तो इस साइड से फ्लक्स पास करेगा, इससे फ्लक्स पास करेगा। दोनों फ्लक्स क्या करेंगे हम? ऐड कर देंगे, तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, क्लियर। तो टोटल फ्लक्स फाई ई इक्वल टू फाई 1, इसको मैं फाई 1 कहता हूँ, और प्लस फाई 2। इससे फ्लक्स पास ही नहीं करेगा तो ज़ीरो ऑलरेडी। तो ये होगा ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए, बोलो होगा।
ये क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा यानी ई ए कॉस 0 डिग्री, बोलो होगा। और ये भी ई ए कॉस 0 डिग्री। ये कितना आएगा, ई ए प्लस ई ए, कितना ई ए 2 ई ए। ये फ्लक्स आ गया, बोलो आया कि नहीं आया। इक्वेशन सेकेंड। अब ये फ्लक्स और ये फ्लक्स क्या हो जाएंगे, बराबर, बोलो बराबर हो जाएंगे ना। तो क्या करेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 2EA इक्वल टू सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, एरिया से एरिया कैंसिल, 2 डिवाइड कर देंगे, ई कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें मिलेगी, इक्वेशन नंबर 3। और यही फार्मूला है किसी भी प्लेन शीट से अगर निकालना है, ठीक है ना, मेटल की प्लेट शीट हो, किसकी, मेटल की प्लेन शीट हो, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है नियरेस्ट में कहीं पर भी, नियरेस्ट में, बहुत दूर नहीं, उसके नियरेस्ट में कहीं पर भी। तो यहाँ देखो आर है फार्मूला में, आर नहीं है, मतलब अगर आप यहाँ पे निकाल रहे हो, यहाँ पे निकाल रहे हो, यहाँ पे निकाल रहे हो, कोई फर्क, चाहे यहाँ नज़दीक निकाल लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही मिलेगा, लेकिन नियरेस्ट में मिलेगा। बहुत दूर निकल जाओगे तो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन नियरेस्ट में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है, कांस्टेंट होती है, कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। वीडियो स्टॉप करके आप लोग इसे नोट कर सकते हो। ओके, तो चलिए, ये हो गया शीट के कारण, मतलब कोई चार्ज प्लेट हो, है ना, प्लेट मतलब प्लेन शीट, तो उन सभी कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ई इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यूज़ करेंगे हमेशा, ठीक है। अब इससे अगर क्वेश्चन अगर बनेगा तो कैसे बनेगा वो देखिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा। बहुत ही सिंपल, ये फार्मूला माइंड में रखिए, किसी भी प्लेन शीट या प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब हम बात करते हैं, मान लो ये एक प्लेट है, मेटल की प्लेट है, और टेढ़ी लाइन बनी है ना, क्या करें, आर्टिस्ट थोड़ा सा नहीं है हम, है ना। ये है कि प्लेन प्लेट, क्लियर। इस पर हमने कहा प्लस सिग्मा है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ एक और प्लेट है, इस पे है माइनस सिग्मा, मतलब ये है नेगेटिव चार्ज। हमने कहा ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये है पॉइंट सी। ए बी सी तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। हम पहले ए पर बात करेंगे। ये फर्स्ट प्लेट है और ये है सेकेंड प्लेट। तो फर्स्ट प्लेट के कारण ये है पॉजिटिवली चार्ज, बोलो है कि नहीं है। पॉजिटिव चार्ज कारण जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फार होगी, अवे फार E1, बोलो होगा। इस E1 की वैल्यू जरा बताओ क्या होगा, कहोगे E1 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई ये पॉइंट ए इन दोनों के नियरेस्ट में है तो डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, तो E1 कितना होगा, ये है नेगेटिव चार्ज, इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, वो होगा टूवर्ड द चार्ज। और ये कितना हमने मान लिया E2, तो बताओ E2 कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों सेम डायरेक्शन में है, E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E1 प्लस E2 नेट। तो E1 कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम कितना लेंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 कैंसिल, कितना आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पॉइंट ए पर कितना आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एग्जांपल है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो पॉइंट बी पे बात करते हैं। एट पॉइंट बी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आवे E1, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो हियर E1 एंड E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बोलो है कि नहीं है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E1 माइनस E1 E2 निकाल रखे हैं पहले से ही, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई, कैंसिल कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सी पर देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज से अवे फार होगी E1, नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड द चार्ज E2। यहाँ भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। तो अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। नोट कर लीजिए, इक्वेशन है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, लास्ट एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन किसका, गॉस थ्योरम का। ये था सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन क्या है समझिए, उसमें भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन किसके कारण, स्फेरिकल शेल के कारण। तो हेडिंग रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, ठीक है ना। शेल का मतलब हॉलो स्फीयर, ठीक है ना। शेल का मतलब हॉलो स्फीयर, मतलब उसके अंदर हम कई कंसेंट्रिक सर्कल एज्यूम कर सकते हैं, है ना। हॉलो मतलब एकदम खोखला नहीं कि एकदम ऐसे दबा दे फट जाए, ऐसा नहीं है। मतलब अंदर कुछ थिकनेस हो, कुछ लेयर भी हो उसका अंदर से, ठीक है ना। मतलब जो ये सरफेस होता है कुछ उसका थिकनेस हो अंदर से थोड़ा सा, है ना, समझ में आ रहा है ना। और फिर अंदर से क्या हो, खोखला हो। अब उसको हम एज्यूम करें तो कई कंसेंट्रिक सर्कल निकाल सकते हैं उसमें, एक बड़ा रेडियस का, फिर उससे छोटा रेडियस का, फिर उससे छोटा रेडियस का, और सब खोखला गोला मिलेगा, हॉलो स्फीयर, है ना। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल शेल। वो शेल चार्ज किया गया है ना। मान लो कि ये आपका ये है स्फेरिकल शेल, इसका सेंटर है O और ये है इसका रेडियस कैपिटल R। ये चार्ज किया गया है, कितना चार्ज दिया हमने, प्लस Q। कितना चार्ज दिया है, प्लस Q। तो इसमें केस फर्स्ट आउटसाइड निकालना है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। आउटसाइड बोले तो सेंटर से कुछ दूर, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, हमने लिया P, ये डिस्टेंस है R, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है ना। तो आउटसाइड के लिए ये जो सेल हमारा है वो बिहेव करता है एज अ पॉइंट चार्ज। कैसा बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज। इसका मतलब कि ये जो सारा चार्ज है ना, ये होल चार्ज, ये सेंटर पे कंसंट्रेट होता है। कहाँ पे कंसंट्रेट होगा, सेंटर पे। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बतानी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से अवे होगी। और हम क्या करेंगे, इसको एक इमेजनरी क्लोज सरफेस के अंदर बंद करेंगे। तो अगर स्फीयर है तो कैसा बंद करेंगे सरफेस, स्फेरिकल ही लेंगे,
तो इसे भी क्या करेंगे हम, एक इमेजनरी क्लोज स्फीयर के अंदर बंद कर देंगे, जिसका रेडियस कितना है, r है। क्लियर? इस पे चार्ज कितना बंद है, q। तो यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through imaginary sphere, phi E इक्वल टू नेट चार्ज कितना है यहाँ पे, q बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर है। अब इस बड़े वाले इमेजनरी सरफेस का यानी स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट लेंगे, जिसका एरिया क्या होगा, dA। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर dA, और ये dA जो है रेडियस के अलॉन्ग होगा। किसके अलॉन्ग होगा, बताया ना, अगर परपेंडिकुलर किसी सरफेस पे या सर्कल पे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो तो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से, मतलब रेडियस के अलॉन्ग जाएगा। तो एरिया वेक्टर किधर रहेगा, रेडियस के अलॉन्ग। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, अब यहां से अगर निकालेंगे तो डी फाई ई निकालेंगे, छोटा सा है ना, वेक्टर ई डॉट डी ए, यानी कितना आएगा, डी फाई ई डी ए कॉस थीटा, यानी कॉस 0 डिग्री। फाइनली कितना आएगा, डी फाई ई, इसकी वैल्यू 1, तो ई इंटू डी ए। इस इमेजनरी सरफेस के छोटे से पार्ट से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, डी फाई ई डी ए। अगर इमेजनरी सरफेस के पूरे पार्ट से अगर हमको फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट का ऐड करेंगे, मतलब इसका क्या कर दें, इंटीग्रेट। तो टोटल फ्लक्स फाई ई इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन डी फाई ई, और इस डी फाई की वैल्यू क्या रखेंगे, ई डॉट डी ए, ई कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, डी ए। क्लियर है। और इंटीग्रेशन डी ए का मतलब इस बड़े वाले स्फीयर का छोटा छोटा पार्ट का एक सम, मतलब बड़े वाले स्फीयर का एरिया। तो एरिया कितना होगा इसका, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस बड़े वाले स्फीयर का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये फ्लक्स और वो फ्लक्स क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करेंगे, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको डिवाइड कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो यही आया कि नहीं आया, प्रूफ हो गया ना। ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और यहाँ ई इनवर्सली है किसके, आर स्क्वायर के, दैट इज ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो इसके लिए ग्राफ कैसा होगा, आर स्क्वायर इधर लिया हमने ई, ग्राफ इसका बहुत ही अजीब टाइप, इस टाइप का होगा। क्लियर। नोट कर लिए केस फर्स्ट, जल्दी नोट करिए, वीडियो स्टॉप करके। ठीक है, तो केस सेकंड और केस थर्ड नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डिस्कस करते हुए नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग इसको तैयार रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।